All right. So what we talked about in the last class was basic bare minimal, I mean, 2 to 3 built-in functions. JavaScript में built-in functions की भरमार है, यानी ऐसे बहुत सारे functions हैं जो पहले से लिखे लिखाए मौजूद हैं, आपको सिर्फ इनको क्या करना है, कॉल करना है और अपने मकसद के लिए यूज करना है। जैसे फंक्शन से मेरी मुराद लास्ट टाइम मैंने अलर्ट लिखा था, प्रॉम्प्ट लिखा था, कंफर्म लिखा था, तो एक डायलॉग बॉक्स वो तीनों देते थे। कुछ का पर्पस वार्निंग या इन्फॉर्मेशन देना था, कुछ का पर्पस यूजर से इनपुट लेना था और कुछ का पर्पस यूजर से कंफर्मेशन लेना था, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना डिसीजन पूछना था। ये बिल्कुल बेसिक्स थी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में आज हम जिक्र करेंगे वेरिएबल्स का और वेरिएबल्स के यूजेजेस का और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम काम करते हैं ना, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी केसेस में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। डेटा से मुराद ये है कि कोई नंबर कहीं स्टोर कर दिया, कोई इसकी मिसाल, चूँकि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मैं बिल्कुल रफ सी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मैं आपको सपोज़ कहता हूँ जी कि आप 2 और 2 ऐड करके मुझे रिज़ल्ट बताएँ। तो आप क्या कहेंगे? 4, कितना धड़ल्ले से कह दिए, ठीक है? एक बच्चा जो पहले दिन स्कूल गया है, इतना सा बच्चा 3 साल का या 4 साल का, उसको कहें जी 2 जमा 2 क्या होते हैं? क्या कहेगा? वो साडी बुला जाने 2 जमा 2 की होता है, ठीक है? अब मैं और आप इस उम्र के हिस्से में हैं जहाँ हम 2 जमा 2 करते-करते ज़िंदगी गुज़र गई है, तो हम फ़ौरन इंस्टेंटली 4 बोलते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, हमें फील भी नहीं होता। अगर आप एक बच्चे से पूछ अच्छा, आप उस 4 साल के बच्चे के बजाय जो कुछ चंद अरसा स्कूल गया हो उससे पूछें 2 जमा 2 क्या होता है, तो वो क्या करेगा? टिपिकली हमारे प्राइमरी स्कूल में ये होता था कि हम 1 2 लाइनें ड्रा करते थे, फिर 2 लाइनें इधर ड्रा करते थे, फिर कहते थे 1 2 1 2, फिर कहते थे 1 2 3 4। सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, हम हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिली कि 2 और 2 को ऐड कर दो, तो हमने वो इंस्ट्रक्शंस कहीं स्टोर की। अब उन इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा था कि आप 2 और 2 को अपना प्रोसेस करो और रिजल्ट बताओ, तो उसने 2 कहीं स्टोर किया। 2 लाइनें लगाने का मतलब क्या है? 2 कहीं स्टोर किया, फिर दूसरा 2 भी कहीं स्टोर किया। लाइनें लगाने का मतलब ये है कि कहीं सेव ही किया ना। जब उसने सेव किया तो फिर उसने चारों लाइनों को इकट्ठा काउंट किया, दैट एंडेड अप टू 4। जब इसने फिर चारों लाइनों को काउंट किया, तो क्या बना? अब हमारी इतनी प्रोसेसिंग हो गई है कि हमें तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है। व्हेनेवर आई से 2, तो वो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे-छोटे, मतलब स्टोरेज करने के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 2 जो है, सपोज़ करें वो किसी एक न्यूरॉन में स्टोर हुआ होगा, फिर दूसरा 2 किसी दूसरे न्यूरॉन में स्टोर हुआ होगा, फिर दिमाग का जो प्रोसेसिंग पार्ट है, उसने क्या किया होगा, वो जो 2 जगह पे 2-2 स्टोर है, उसने उनको कलेक्ट करके, कैलकुलेट करके, रिजल्ट फिर किसी तीसरे खाने में सेव किया होगा और फिर दिमाग ने वो रिजल्ट आपकी ज़ुबान तक भेजा होगा। ये पीछे सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है, बट यू डोंट फील। कुदरत ने, अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि मतलब सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हमें ये फील नहीं होता। बहरहाल, एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो मैं जिस चीज़ की तरफ आपको इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर क्योंकि मशीन है, इट डज़न्ट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। हम जो कहेंगे ये वही करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 जमा 2 कंप्यूटर पे कहूँ करके दिखाऊँ। अब इसके पास तो ज़हन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 2 कहीं स्टोर करना पड़ेगा, फिर दूसरा वाला 2 भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा। फिर खुद कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, यार ये 2 इधर पड़ा हुआ है और ये 2 इधर पड़ा हुआ है। इन दोनों को उठाओ और जमा करो और इसको किसी तीसरी जगह सेव कर दो। फिर जो तीसरी जगह सेव किया है उसको उठा के कहाँ पे ले आओ? स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं या कोई भी बंदा ये पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मेरा स्पेसिफिक टास्क क्या था? मैंने 2 और 2 को ऐड करना था। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये मैंने उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि पहले 2 को कहीं सेव करो, फिर दूसरे 2 को कहीं सेव करो, फिर उन दोनों को ऐड करो और फिर रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। तो कितनी इंस्ट्रक्शन हुई? 2 को ऐड करो, 2 को सेव करो कहीं, फिर दूसरे को 2 को सेव करो, 2 इंस्ट्रक्शंस, फिर दोनों 2-2 को ऐड करो, तीसरी इंस्ट्रक्शन, फिर जो ऐड किया उसको डिस्प्ले करो, कितनी? चौथी इंस्ट्रक्शन। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बन गए? एक प्रोग्राम बन गया। क्लियर? अब इंसानी दिमाग की बात है तो स्टोर कहाँ पे होती है कोई चीज़? दिमाग में ही ना। अगर आपने किसी ने दिमाग की एनाटॉमी को कभी स्टडी करने की कोशिश की हो, वैसे तो हम तरद्दुद नहीं करते, बस ठीक है, एवरीथिंग इज़ फॉर ग्रांटेड, अल्लाह ने दे दिया तो अच्छी की पट्टी रखो। जिन लोगों ने स्टडी किया, अगर आप दिमाग की एनाटॉमी को देखें, तो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं। फोर ब्रेन है, पता नहीं रेयर ब्रेन है, फिर पता नहीं सेरेब्रम है और क्या क्या है।
मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। दिमाग के एक हिस्से का काम है सेविंग करना, स्टोरेज करना, मेमोरी। दिमाग के दूसरे हिस्से का काम है प्रोसेसिंग करना, तीसरे हिस्से का काम है रैशनली थिंकिंग करना, चौथे हिस्से का काम है सिग्नल्स या ऑर्डर जनरेट करना रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए, एंड एवरीथिंग एल्स। दिमाग के हर हिस्से का एक काम डिफाइंड है। तो आप, चूंकि हमें सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देनी है, सीपीयू से काम करवाना है, तो वी हैव टू गिव एवरी इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली व्हाट वी वांट इट टू डू। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, हमें वो जगह चाहिए जहां हम कोई चीज स्टोर कर सकें। कंप्यूटर में वो जगह कौन सी है? रैम। जब भी लफ्ज मेमोरी बोला जाए या रैम बोला जाए, तो आप इससे क्या समझेंगे? कंप्यूटर की वो आरजी मेमोरी जहां पे टेम्परेरीली डाटा स्टोर होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या, आगे चल के बताऊंगा। क्लियर है ये बात? तो मैं अब ये जो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ना, वो आपने बड़े गौर से सुनना भी है और देखना भी है। मिसाल के तौर पे व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज, ये कंप्यूटर की जो रैम है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को ये डायग्राम बना के समझाया जाता है। सो मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। अच्छा, आप मुझे कहेंगे जी हम तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने लगे हैं, तुझी रैम दिया कहानियां कुछ छेड़ दी। तो रैम इसलिए जरूरी है कि हम बेसिकली अभी वेरिएबल और डाटा स्टोरेज पढ़ेंगे, तो डाटा स्टोर हम कहाँ कर रहे होंगे? मोस्टली रैम में कर रहे होंगे, और ये आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप रैम के स्ट्रक्चर से वाकिफ होंगे। ठीक। सो इन कंप्यूटर मेमोरी, अच्छा मैं लफ्ज मेमोरी बोलूं तो मैं अल्टीमेटली किसको बोल रहा हूँ? रैम ही को बोल रहा हूँ। मेमोरी is represented as large number of consecutive memory blocks। अब आप कहेंगे कितने? लार्ज नंबर का मतलब बहुत ज्यादा। ये डिपेंड करता है आपकी रैम 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है। उसके हिसाब से जो कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स है रैम के अंदर, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक कम या ज्यादा होते हैं। बट ईच मेमोरी ब्लॉक इज हैविंग अ यूनिक एड्रेस, और वो यूनिक एड्रेस नॉर्मली किस फॉर्म में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। अभी ये बहस नहीं है हेक्सा में होता है, डेसिमल में होता है या किस में होता है, बट सपोज करते हैं कि वो किस में होता है? हेक्साडेसिमल होता है। लेकिन ये मेक श्योर किया जाता है कि यहाँ अगर 1000 बॉक्सेज है ना, तो हर एक का एड्रेस जो है वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो यूनिक का मतलब क्या है कि अगर मैं इन सारी कुर्सियों पे नंबरिंग लगा दूं, ये क्या है? मेमोरी स्पेसेस ही है ना। अ चेयर इज अ मेमोरी स्पेस। तो हर एक पे अगर नंबरिंग लगा दूं, तो यूनिक का मतलब क्या है? जो एक को नंबर दे दिया गया, वो किसी दूसरे को वो नंबर दोबारा नहीं दे सकता। इसी तरह बाय नेचर रैम के जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सारे के सारे ब्लॉक्स का एड्रेस यूनिक होता है। ये यूं समझे कि मैंने नंबर दे दिया तो एड्रेस ही है, समझे। इसी तरह इसका होगा, ये 0x जहां भी लिखा हो, इसका मतलब ये क्या होगा? कोई ना कोई हेक्साडेसिमल नोटेशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसका एड्रेस अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। यहाँ अगर 1 करोड़ भी है तो उनका अलग है। नॉर्मली ये जो एक ब्लॉक का साइज है, वो 1 बाइट, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स हो सकते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो अगर किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की, यार कितने ब्लॉक्स होंगे, नहीं मैंने फिर भी दसो, तो फिर वो क्या कर ले, अगर 4 GB रैम है, तो 4 GB को किस में कन्वर्ट करे? एमबी में। एमबी को किस में कन्वर्ट करे? केबी में। और केबी को किस में कन्वर्ट करे? बाइट में। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि किसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो मेमोरी का एड्रेस होता है या मेमोरी का साइज होता है, वो 1 बाइट का होता है, किसी में 2 बाइट्स के होते हैं, किसी में 4 बाइट होते हैं, किसी में 8 बाइट्स होते हैं। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, ये बहस हमने। अब हमारा मकसद इस वक्त क्या है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। लेकिन आपको इतना जानना है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, बीच में गैप है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? विदाउट गैप। गॉट इट? सो मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ consecutive memory blocks, each block is having a unique address। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि एक एड्रेस 16 बिट्स का है, तो उसका मतलब पता है क्या होगा? 0 1 0 0 या 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में तो कन्वर्ट किया जाता है उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीडेबिलिटी के लिए। अगर मैं आपको कहूं कि ये 16 बिट्स हैं एक मेमोरी का एड्रेस, तो आपने 3 मेमोरी के एड्रेसेस याद रखने हैं। किसी को याद हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है 16 बिट्स का एड्रेस याद रखना। हमें तो ये क्योंकि बताते हाउस नंबर 63, गली नंबर 65 और चमनाबाद कॉलोनी या आई मीन पीपल्स कॉलोनी, तो ये भी याद नहीं रहता, तो 16 बिट्स किधर से याद रहेंगी? ठीक है। अजान हो जाए तो इसको कंटिन्यू कर दे।
ओके, सो एड्रेसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। ठीक, अब सवाल ये है कि जब मैं चाहता हूं जी कि मैं दो नंबर्स को ऐड करूं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में मैं क्या लिखूंगा? पहले नंबर को जाके किसी एक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करूंगा, दूसरे नंबर को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, टेक द फर्स्ट नंबर, स्टोर इट समवेयर इनटू द मेमोरी, ताकि याद रहे ना, एंड देन आई विल आस्क इट टेक द सेकंड नंबर, स्टोर इट समवेयर इन द अदर पार्ट ऑफ द मेमोरी, क्योंकि एक पार्ट में तो एक चीज सेव हो गई होगी ना, एक कुर्सी पे एक बंदा आ गया, दूसरा आ गया, इनके ऊपर तो नहीं बैठ सकता ना। गॉट इट? क्या करना पड़ेगा? दूसरे को बिठाने के लिए सेम कुर्सी पे पहले इसको उठाना पड़ेगा, फिर दूसरे को बिठाना पड़ेगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेहतर है कि अभी जैसे ये नए आए हैं, तो पहले से बैठा हुआ था, तो ये आके किस पे बैठे हैं? खाली अवेलेबल लोकेशन पे। ठीक, सो सिमिलरली आई save the first number in the first memory location. I'll ask the computer to save the second number on the second available memory location, and then I'll ask the computer to add the two numbers that are stored in the locations, and then I'll ask it to save the result in the third memory location. बात समझ आ गई है? अब ये काम करने के लिए यानी हमें क्या करना है? सबसे पहले एक नंबर, ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी है जिस इंस्ट्रक्शन से एक नंबर कहां जाके सेव हो जाए? मेमोरी लोकेशन में। तो फिर जब हम उसे ऐड करने का कहेंगे, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? कहां से उठा के ऐड करो? एड्रेस बताना पड़ेगा ना यार, क्योंकि मेमोरी में तो लाखों ब्लॉक्स हैं। हमें क्या बताना पड़ेगा? इस जगह पड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि एड्रेसेस तो याद करना बहुत मुश्किल है, तो फिर हम क्या करते हैं? आपने अक्सर अपने घरों के बाहर लिखा होगा चौधरी फलां फलां अहमद खान, मलक खान, पता नहीं केड़े केड़े, मतलब आपने लगाए होंगे, सरदार सरदार सारे। तो क्या करते हैं आप? एड्रेसेस आर डिफिकल्ट टू मेमोराइज, सो वाई आप अपने नाम की प्लेट लगा के लिख के बाहर लगा देते हैं, उस पर एड्रेस भी लिख देते हैं, नाम भी लिख देते हैं, पहचान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसके घर के बाहर नंबर प्लेट नहीं लगी होती उसका घर किसी को नहीं मिलता, मिल तो जाता है, लेकिन क्या होता है? मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे? हम इन मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेसेस तो हैं, लेकिन दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई वी गिव देम आवर ओन नेम। हम इनको क्या देंगे? अपने मर्जी के नाम, जो हमें याद रखना आसान हो। तो कंप्यूटर में ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेट। ये लेट कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ऐसे अल्फाज जो पहले से लैंग्वेज का हिस्सा है, डिफाइंड है। आपको लेट, यहां कोई भी वेरिएबल नेम दे दें, ये कोई भी नेम दे दें जो आपने इस ब्लॉक को देना है। तो मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने नंबर सेव करना है, तो मैं क्या कहता हूं? मैं इसको नाम देता हूं NUM1। कोई भी नंबर दे सकता हूं। मैंने नम1 क्यों दिया? क्योंकि मैंने दो नंबर सेव करने हैं, तो बेहतर था पहले को नम1 कह देता, दूसरे को नम2 कह देता। वैसे कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी मर्जी का नाम चूज कर लें। फर्क सिर्फ ये हो कि नाम में कोई स्पेशल सिंबल ना हो, यानी परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, हैश, स्लैश, जो आइडेंटिफाइबल नहीं होते या मुश्किल होते हैं। अगेन, हम पहली मुश्किल आसान करने के लिए नाम रख रहे हैं, हम नामों में भी ऐसे ऐसे रॉकेट साइंस मार देंगे, उनको याद रखना फिर मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना काम मैंने किया। तो जावास्क्रिप्ट में इसको हम क्या कहते हैं? मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्या कहते हैं? मैंने एक, इस वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मैंने मेमोरी में एक जगह ऑक्यूपाई की, ऑक्यूपाई का मतलब रिजर्व की, और उसको नाम दे दिया क्या? num1। दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अच्छा, रिजर्व करने का मतलब ये है, इनको लगता है कि इनके दोस्त आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, लेट है, तो ये कुर्सी रिजर्व कर देते हैं, यहाँ पे टैग लिख देते हैं जी, यहाँ पे किसने बैठना है, फॉर एग्जांपल अली नाम है उसका, जो इनके दोस्त आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कुर्सी है खाली, लेकिन रिजर्व्ड है। किसके लिए? फॉर समबडी हु हैज नॉट येट अराइव्ड।
सो दिस इज व्हाट इफ आई से लेट num1, तो ये जरूरी नहीं है कि पहली लोकेशन ही जाके रिजर्व करेगा, जो अवेलेबल खाली होगी। लेट्स सपोज यहाँ इनके साथ कुर्सी नहीं है खाली, लेकिन इनके दोस्त ने आना है, तो ये पिछले कोने वाले पे खाली है, उसको रिजर्व कर दें, उस पर नाम लिख दें, यार यहाँ मेरे दोस्त ने आके बैठना। तो जो भी अवेलेबल मेमोरी लोकेशन होगी उसको ये नाम मिल जाएगा num1। अब इज इट इजी टू रिमेंबर? लेकिन सिर्फ रिजर्व कर देना काफी नहीं है। बंदा आए ना, तुम पहले 4 कुर्सियां रिजर्व करके बैठ जाओ, किसी और भी ना बैठ दो, तुम भी रिजर्व करके रखो। तो आपने जब रिजर्व किया तो मेक श्योर करें कि उसमें कुछ ना कुछ डेटा फीड करें, कुछ ना कुछ उस डेटा डालें। तो मैं डेटा डालूंगा कैसे? इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है कि यू केम टू द मेमोरी, यू हैव रिजर्व्ड अ ब्लैंक लोकेशन, एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, इन दिस केस आई एम पुटिंग इट 100, इसका मतलब क्या है कि लेट मी चेंज द कलर जस्ट टू मेक इट मोर, क्या रे चेंज कर दे यार भाई, ये ऑनलाइन टूल तो इतना तंग करते हैं ना। नहीं कर रहा, खफा है किस बात से। एनीवेज, सो इसका मतलब ये है, इसको पढ़ते ऐसे हैं मैथ में, इसको क्या पढ़ते हैं? नम इक्वल्स टू 100। यहाँ ये इक्वल्स टू नहीं है, इसको यहाँ इक्वल टू नहीं बोलते। गॉट इट? तो इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं कि आई एम असाइनिंग 100 टू अ वेरिएबल num1। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। तो इस वजह से इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये पहली स्टेटमेंट हो गई है जिसमें मैंने क्या कहा है, ये पकड़ो नंबर, मैंने 2 का कहा था, 100 ले लें, ये 100 पकड़ो, इसको जाके किसी मेमोरी में किसी जगह पे जाके क्या कर दो? स्टोर कर दो। और इस पूरी लाइन को क्या पढ़ते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्यों पढ़ते हैं? आई एम असाइनिंग अ नंबर टू अ वेरिएबल। और इस बराबर जो इक्वल टू का साइन है मैथ्स में, इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? कभी भी प्रोग्रामिंग में आपको जो इक्वल एक दफा लिखा मिले वो इक्वल नहीं है, वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो फिर आप पूछेंगे इक्वल क्या है, वो बताऊंगा बाद में, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करेगा? ये जो num1 नाम की लोकेशन है उसमें जाके क्या स्टोर कर देगा? 100। अच्छा, ये मैं इतनी डेप्थ में सिर्फ आज के लेक्चर में जाऊंगा, बेबी स्टेप्स से बता रहा हूँ, ये बेबी स्टेप्स हैं, इससे ज्यादा डेप्थ शायद नहीं पता चलेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको फिर अप करूंगा, जैसे मेरा स्टाइल है, स्टार्टिंग वेरी बेसिक एंड देन। अब मुझे 2 नंबर ऐड करने थे ना, मैं फिर ये लिखता हूँ, यानी एक नंबर तो ऐड हो गया, दूसरे पे फिर लिखता हूँ लेट, दूसरे को क्या नाम दूं? कुछ भी दे सकता हूँ मैं, num2 के बजाय क्या दे दूं? n2। और इसको मैं दे देता हूँ जी, ये वैल्यू रख दो, लेट सपोज 7। तो ये क्या करेगा? जो भी सेकंड अवेलेबल मेमोरी लोकेशन होगी उसको नाम क्या दे देगा? n2, और इसमें वैल्यू क्या असाइन कर देगा? 7। बस ये 2 लाइनें क्या करेंगी? आपकी मेमोरी में 2 लोकेशंस पे 2 वैल्यूज को स्टोर कर देंगी। अब मुझे, यानी कंप्यूटर को मैंने कहा ना, मैंने एक प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये तो हम 5वीं क्लास से पढ़ते हैं डेफिनेशन, आज तक किसी ने खोल के नहीं बताया है मतलब की बिहाइंड द सीन काम क्या हो रहा है, हरकतें क्या हो रही हैं। गॉट इट? सो ये पहली इंस्ट्रक्शन, सेव अ नंबर समवेयर। ये दूसरी इंस्ट्रक्शन, सेव अ सेकंड नंबर समवेयर। तीसरी इंस्ट्रक्शन, ऐड देम। वो क्या होगी? मैंने कहा जी num1 प्लस n2। इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं num1 और n2 को क्या करो? ऐड करो। तो ये कहां ढूंढेगा num1 और n2 को? सीधा मेमोरी में जाके ढूंढेगा, पूरी मेमोरी को स्कैन करेगा, देखेगा उसे num1 का कोई वेरिएबल मिला। अगर ये ऊपर ये स्टेटमेंट ना होती तो ये एरर देता, यार num1 तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कहां पे। तो ये ऊपर पहले लिख चुका हूं, तो इसलिए ये num1 को ढूंढेगा, उसे मिल जाएगा num1, ये यहां से क्या उठा लेगा? 100। प्लस n2 मैंने लिखा, तो ये कहां ढूंढेगा? इसको जाके मेमोरी में ढूंढेगा। इसे n2, अगर मैंने ऊपर ये ना लिखा होता तो ये मुझे एरर देता, यार n2 तो है ही नहीं, num1 तो मिल गया, ठीक है भाई, n2 नहीं है। लेकिन मैंने क्योंकि लिख चुका हूं पहले, तो ये पूरी मेमोरी में ढूंढेगा, n2 इसे मिल जाएगा, वहां से वैल्यू पिक करेगा, दोनों जब मिल जाएंगी इसको, तो दोनों को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। अब ऐड करके किधर डालना है? मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि स्क्रीन पर लाओ, डिस्प्ले करो, क्या करो, कुछ भी नहीं कहा। तो मैं क्या करूंगा? ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं लेट आर, ये तीसरा वेरिएबल है आर, मैंने रिजल्ट
जस्ट मीनिंगफुल रखने के लिए आर दे दिया, वैसे एबीसी एक्स, तो मैं इसको पूरा रिजल्ट भी कह सकता हूँ। मैंने कहा लेट आर इक्वल्स टू लेट आर इक्वल्स टू num1 प्लस, तो ये दोनों नंबर को ऐड करेगा। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो प्रोसेसिंग हो रही है, दो नंबर्स की एडिशन हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है। दोनों को ऐड करके किधर असाइन करेगा, आर में, विच इज ऑन द लेफ्ट साइड। आर क्या बेसिकली, आर भी तो कोई तीसरी मेमोरी लोकेशन ही होगी ना, जिसमें दोनों का सम पड़ा होगा, विच इज 1 ओ, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन थी। अब आखिरी इंस्ट्रक्शन, यहां तक स्क्रीन पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आई मीन आउटपुट पे या ब्राउजर पे या कंसोल पे आपको कुछ भी नजर, ये सारा काम कहां हो रहा है, बिहाइंड द सीन। अब 107 कहां पड़ा हुआ है, आर में, आर कहां है, मेमोरी में। अब मैं इसे कहूंगा मेमोरी में जाओ और वहां जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, num1 को उठा के लाओ, n2 को उठा के लाओ या r को उठा के लाओ, ये उसको फॉलो करके वो रिजल्ट स्क्रीन पे जाएगा। अब मेमोरी से उठा के स्क्रीन पे लाने तक का जो सफर है वो कौन करता है, वो करता है जी, आपने एक फंक्शन पढ़ा है ना, अलर्ट, पढ़ा है ना। ये अलर्ट क्या करता है, मेमोरी में, अच्छा पहले तो बताएं, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी अलर्ट, सॉरी, अलर्ट बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था, अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट। इसके अंदर अगर मैं डबल कोट्स में कुछ भी दे दूंगा तो वो एज इट इज पॉपअप बॉक्स पे आ जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने हेलो लिखा था, उसने पॉपअप पे क्या लिख दिया था, अब मैं हेलो नहीं लिख रहा, अब मैं इसे कह रहा हूं आर कर दो, तो ये आर को कहां ढूंढेगा, मेमोरी में। अगर इसे मिलेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, अगर मैं यहाँ n2 लिख दूं, ये क्या ढूंढेगा, n2 विच इज, तो क्या डिस्प्ले करेगा। अगर मैं num1 लिख दूं, कहां ढूंढेगा, मेमोरी में, तो क्या मिलेगा इसे, 100। मैं इसको करता हूं सेव और यही सारी चीज एज इट इज प्रैक्टिकल करता हूं। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन, आपको दिखता, इसलिए लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग पता नहीं केड़ी हाइप है, केड़ा हवा है। लेकिन अब आप ये सारा बिहाइंड द सीन समझ चुके हैं ना, अब जरा देखिएगा। मैंने कहा जी लेट ए, या सॉरी, लेट num1 इक्वल्स टू 100, then let n2 equals to 7, and then let r equals to num1 plus n2, and then alert, पहले लिखते हैं num1, ये नहीं है, ये क्या आया, वही काम आया। अब अगर आपको मैं शुरू में ये बता देता, बेबी स्टेप्स ना बताता, तो आप कहते हैं एक इंच हो गया। तो पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि जिस तरह हम, अब अगर हमें कोई कहे ना 107, 100 जमा 7 कितने होते हैं, तो हम फौरन बोलेंगे 107। लेकिन किसी 4 साल के बच्चे को जो स्कूल में 2 दिन गया, उसे कहे ना 100 + 7 हाउ मच, तो पहले तो मैंने मुंह से तकेगा, हाउ मच भाई, तू कौन, 2 दिन में स्कूल गया तो तू 100 जमा 7 पूछने लग में, खैर है। अगर वो 4-5 दिन गया होगा तो क्या करेगा, पहले वो बेचारा 100 लाइनें ड्रा करेगा, फिर दूसरी जगह 7 लाइनें ड्रा करेगा, फिर 100 जमा 7 को काउंट करेगा इकट्ठा 107। दिस इज बिहाइंड द सीन, ये जो मैंने आपको बताया ना बिहाइंड द सीन था। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं यहाँ num2 करता तो क्या होता, 7, लेकिन मैंने अगर r किया, मुझे num1 और num2 तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली r चाहिए था। तो व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग इज 107। अच्छा, num1 और, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तो मैंने जस्ट आपको बताया ना, पूरा प्रोग्राम लिख के बताया ना। अब इसकी शॉर्टकट करना है, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, इसको ऊपर नीचे आगे बहुत सारी चीजें हम ट्राई करेंगे। इनका ये कहना है कि अगर हम ये ना करें, एक एक्स्ट्रा स्टेप ना करें, हम डायरेक्टली ये चीज यहाँ लिख दें, तो फर्क क्या होगा। जरा इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, कमेंट करता हूँ। कोई बता सकता है, वैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गेस करें, मुझे डिफरेंस बता दें क्या होगा। आउटपुट सेम आएगा, लेकिन जस्ट मुझे ये बताना है कि बिहाइंड द सीन क्या होगा। इस केस में क्या करेगा, ये पहले 2 नंबर्स को उठा के ऐड करेगा, फिर क्या करेगा, नए वेरिएबल में स्टोर करेगा, और फिर क्या करेगा, जाके उसको डिस्प्ले कर देगा। जबकि इस ये केस ना हो, सिर्फ ये केस हो
तो ये दो नंबर्स को ऐड करेगा और डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा, किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे जरूरी नहीं है कि हर दफा मैं दो नंबर्स की जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले ही करूं, हो सकता है मैं इसका रिजल्ट किसी तीसरे एक्सप्रेशन में यूज करूं, तो फिर मुझे सर्टेनली वो किसी तीसरे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा और आगे जाके कहीं और यूज करना पड़ेगा। तरीके इस केस में दोनों बिल्कुल ठीक है। इस केस में भी क्या जाएगा, वो पहले कहां जाएगा, नंबर 1 में, दूसरे नंबर पे कहां जाएगा, N2 में, दोनों को ऐड करेगा और फिर स्ट्रेट अवे एक ही लाइन में दो काम करेगा। अब एक लाइन में दो काम हो रहे हैं, एक तो प्रोसेसिंग और दूसरा डिस्प्ले करना। क्या इस लाइन में दो काम नहीं हो रहे, इसमें भी दो हो रहे हैं, एक तो प्रोसेसिंग और दूसरा असाइनमेंट। क्या इस लाइन में दो काम नहीं हो रहे, दो हो रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, अगर मैं लिख दूं सिर्फ लेट ए इक्वल्स टू, नहीं सिर्फ लेट ए लिख दूं, दैट्स इट, इसने जगह रिजर्व कर ली, अंदर कुछ नहीं रखा, उसके बंदा नहीं आया। अगर मैं इक्वल टू करके ये कर दूं और इसको सिर्फ क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सीट फलां बंदे की है, अभी आया नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर्ड ही है। लेकिन अगर इसमें ये आ जाए तो इसमें क्या कहूंगा, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं, मेरे ख्याल में आप इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है समझना, लेकिन चूंकि मैं अगली हर क्लास में इन्हीं चीजों को रेफर कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन असाइनमेंट, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, प्रोग्राम, तो ये सारी चीजें तब आपको मुश्किल ना लगे, इसलिए मैंने बेहतर समझा के पहले आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूं। ये बात क्लियर हो गई है। अब सवाल ये है, छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं, हर केस में जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये हमेशा क्या रिजल्ट देगा, 107। इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना। मजा तो तब होगा जब मैं कैलकुलेटर रन करूं तो पहले मुझसे पूछे यार केड़े केड़े नंबर को ऐड करना चाहते हो, तो मैं पहले नंबर दूं, जो भी यूजर नंबर दे उनको ऐड करके दिखाए, मजा तो तब है ना। सो मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, मुझे पता है कि मैं प्रॉम्प्ट का फंक्शन लास्ट टाइम पढ़ा है और मैंने कहा जी कि ये प्रॉम्प्ट का फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। लेट्स सी, ये तो हमने लास्ट में पढ़ा था ना। और जब मैं यूजर इनपुट दे देता है तो वो कहाँ जाती है कोई पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि हमने स्टोर करना भी होता है कहीं जगह। अब पता लग गया ना स्टोर भी करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी वैल्यू यूजर दे उसको मैं स्टोर कर दूं किधर, सॉरी, उसमें जाके स्टोर कर दूं किधर, तो अब ये num1 किधर है, मेमोरी में। ये वहां जाके क्या स्टोर करेगा, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग द वैल्यू, यानी 100 को हार्ड कोड कर दूं इधर, मैंने क्या कहा, मुझसे प्रोग्राम लिखते वक्त वैल्यू ना लो, बल्कि जब ये चले तो प्रॉम्प्ट से यूजर से वैल्यू लो और उसको जाके कहाँ स्टोर कर दो, मेमोरी में। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अब देखें ये एरर क्यों दे रहा है, वो कह रहा है जी कि num1 इसी नाम का एक वेरिएबल पहले से आप डिक्लेयर कर चुके हैं, तो सेम नाम का वेरिएबल दोबारा नहीं लिख सकते। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से टू एंटर अ सेकंड नंबर। और अब क्या कहूँ, जो इन्होंने सजेशन दी थी, क्या नाम है आपका, अब्दुल्ला ने सजेशन दी थी कि मैं इसे सिंपली अलर्ट लिखूं और यहाँ क्या लिखूं, num1 प्लस num2, क्या रिजल्ट आना चाहिए, हाँ, दोनों से, यानी पहले एक नंबर लेगा फिर दूसरा नंबर लेगा, दो जो जो दो नंबर दूंगा उनको ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा, डिस्प्ले करेगा लेकिन दोनों को ऐड नहीं करेगा। ठीक है, यानी मेरे फ्लो के मुताबिक, मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दोनों नंबर को ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए ना, ये दोनों को ऐड नहीं करेगा। बाकी सारा फ्लो ठीक है, यानी इट इज आस्किंग मी फॉर अ नंबर, आई एम एंटरिंग 12 हियर, इट इज अगेन आस्किंग मी अ नंबर, आई एम एंटरिंग 25 हियर। तो इसने 12 25 दोनों को जोड़ दिया, ऐड नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों को क्या करेगा, ऐसा क्यों हुआ, जरा इस पे बात गौर से सुनिएगा। नॉर्मली जब भी आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अच्छा जरा उससे भी डेप्थ में जाएं, ये जो मैं कोई भी चीज लिखता हूँ ना, ए अल्फाबेट्स में से ए से लेके जी तक, 0 से लेके 9 तक, कोई भी स्पेशल सिंबल, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, हैश, हाइफन, डॉट, एम्परसेंड साइन, डॉलर साइन, कुछ भी लिखता हूँ, ये क्या कहलाता है, एक सिंगल कैरेक्टर। क्या कहलाता है, एक कैरेक्टर।
टेक्निकली जावास्क्रिप्ट की जुबान में। यानी फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस इज अ कैरेक्टर, दिस इज अ कैरेक्टर, दिस इज अ कैरेक्टर। अच्छा, अब अगर मैं इन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला दूं, जैसे ये दिस हैज बिकम अ स्ट्रिंग, ये क्या बन गई है? स्ट्रिंग। वैसे तो रस्सी को बोलते हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मेक्स अ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। अगर हम इसी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में डाल दें तो ये क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसे क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझ आइए बात? अच्छा, अब सवाल ये है कि जो प्लस सिंबल है ना, जमा का, इसके दो बिहेवियर्स हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं ये लिख दूं यासिर प्लस अली, क्या दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो सकती हैं? एडिशन ऑपरेटर बाय नेचर नंबर्स के लिए होता है, यानी जमा का जो सिंबल है या प्लस का जो सिंबल है वो बाय नेचर या बाय डेफिनेशन किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए होता है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगा, बल्कि ये क्या कर देगा? दोनों स्ट्रिंग्स को मिला देगा आपस में। क्या कर देगा? ज्वाइन कर देगा। और इसको हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं कॉनकैटिनेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कर दिया मैंने। मेक सेंस? स्ट्रिंग्स के बारे में। अब प्लस के दो बिहेवियर्स हैं। एक बिहेवियर, अगर प्लस दो नंबर्स के बीच में आएगा तो दोनों को क्या करेगा? ऐड करेगा। और अगर प्लस दो स्ट्रिंग्स के बीच में आएगा तो क्या करेगा? कॉनकैटिनेट करेगा। ये प्लस के दो बिहेवियर्स हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं यहां कर रहा हूं num1 और ये दोनों को कॉनकैटिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये num1 और num2 को क्या समझ रहा है? स्ट्रिंग्स। आप कहेंगे जी हमने यहाँ से तो स्ट्रिंग नहीं दी, यहाँ से तो अल्लाह की कसम नंबर ही दिए हैं हमने, 45 और 45। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जावास्क्रिप्ट में जहां भी जिस जगह भी आप इनपुट बॉक्स के जरिए वैल्यू लेंगे, बाय डिफॉल्ट वो क्या ट्रीट होगी? स्ट्रिंग ट्रीट होगी। समझ आई बात? यानी ये मैंने सारा सिनेरियो क्रिएट करके इसलिए बताया कि आप जावास्क्रिप्ट में जिस भी जगह पे भी, जहां पे भी इनपुट बॉक्सेस के जरिए वैल्यू लेंगे, आप चाहे नंबर एंटर करें, बाय डिफॉल्ट वो आपको किस में वैल्यू देगी? स्ट्रिंग में देगी। जरा इसको यहां भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने आपको कहा हम टेस्टिंग के लिए कंसोल यूज करेंगे। अब जरा मैं अगर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ ना, तो ये प्रॉम्प्ट में अगर मैं इसे यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 45, तो इसने मुझे 45 सिंपल 45 दिया स्ट्रिंग्स में, यानी इसमें डबल कोट्स में या सिंगल कोट में इनक्लोज करके दिया। अब आपको ये पता हो या ना हो तो जान लें कि ये 45 और ये 45 हरगिज बराबर नहीं है। ये वाला 45 क्या है और ये क्या है? स्ट्रिंग। दैट्स द रीजन, अगर मैं इस 45 और इस 45 को ऐड करूंगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर सीइंग हियर। मैं क्या दे रहा हूं इसको? नंबर्स। ये क्या कर रहा है नंबर्स को? कॉन्कैटिनेट। ये प्रॉब्लम है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? जावास्क्रिप्ट हमें ये सॉल्यूशन देता है कि आप, अच्छा ये मसला कहाँ पे है? डेटा टाइप पे। हम क्या टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नंबर। हमें मिल क्या रहा है? जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप टाइप चेंज कर दें। टाइप चेंज करने से मुराद आप जात चेंज कर लें, कास्ट कर दें उसको। लफ्ज जात चेंज करने का मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ज़हन पे नक्श हो जाए, कोई माइंड ना करे इस बात पे। मिसाल के तौर पे कोई पिंड में है चौधरी, तो शहर में आके मलक बन जाए, या पिंड में मलक है तो शहर में चौधरी बन जाए। किसी को क्या पता मलक है चौधरी है। बहरहाल वो क्या कर रहा है? अपनी कास्ट चेंज कर रहा है। हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट हमें ये अलाउ करता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? नंबर में। कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? या सिर्फ कास्टिंग या टाइप कास्टिंग। अगर आपको लफ्ज टाइप कास्टिंग बुरा लगे, है एक्चुअल टेक्निकल वर्ड यही, तो आप इसे क्या कर लें? टाइप कन्वर्जन। ठीक। लेकिन जहां भी लफ्ज कास्टिंग मतलब सुने तो इसका मतलब एक टाइप दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है। अब मैं क्या करूंगा? मैं ये चाह रहा हूं कि जब ये प्रॉम्प्ट हो,
यूजर से वैल्यू ले, तो अब मुझे पता लग गया है कि प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू पिक करता है। हम नंबर देंगे भी तो स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक और चीज आती है दैट कम्स टू रेस्क्यू, विच इज कॉल्ड एज पीए। अच्छा, इसका तीसरा नाम पार्सिंग भी है। टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग या पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब पार्स करना, पार्स का मतलब वही कन्वर्ट करना एक चीज को दूसरी चीज में। तो अगर मैं यहाँ आऊं तो मुझे हिंट में मिलता है क्या, पार्स इंट। इंटीजर क्या होता है, नंबर होता है ना। तो इंटीजर का शॉर्ट किया INT, और पार्स का मतलब क्या है, बदलना। तो मैं कह रहा हूं जी पार्स इंट, यानी इसके अंदर जो कुछ भी मैं दूंगा ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। अगर मैं ये दे दूं 45, तो पार्स इंट क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे वापस क्या देगा, इस 45 स्ट्रिंग वर्जन का न्यूमेरिक वर्जन वापस करेगा। दिस इज द जॉब ऑफ पार्स इंट। ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को इस फंक्शन के अंदर रैप कर दूं, पार्स इंट ये। अब यहाँ दो काम हो रहे हैं, यूजर से वैल्यू ली जाएगी, उसको मैं इस फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूं, तो ये इसको क्या बना देगा, इंटीजर। और इसमें सेव क्या होगा, 45 का इंटीजर वर्जन, अगर मैं 45 दे रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली इफ आई कट इट फ्रॉम हियर, पार्स इंट, और इसके साथ भी वही काम करो, और अब num1 और num2 में क्या आएगा, इंटीजर, और ऐड क्या होगा, यानी अगर मैं 45 एंड 45 करूं, तो दैट isn't now concatenating it, rather that is adding it, and that's because of the casting or parsing. Clear? अब आप ये आपका कैलकुलेटर डायनामिक बन गया। हमने सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, लेकिन वो काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी ज्यादा डेप्थ है। लेकिन ये सारा का सारा सीन जो दिख रहा है, इससे ज्यादा टेक्निकलिटी इसके बिहाइंड है कि क्या चल रहा है। क्लियर होगी ये बात? That's pretty much end for today, but I hope कि your foundation is getting stronger, and I mean tomorrow we'll be trying to actually move a little quick, क्योंकि ये बेसिक्स में आपको थोड़ा बहुत, मैं नहीं चाहता कि आप उलझ जाएं, क्योंकि बेसिक में उलझ जाएं तो बंदे के जहन में सारी जिंदगी के लिए स्केच बन जाता है, यार प्रोग्रामिंग को शायद बहुत रॉकेट साइंस है। ओखी है, ओखी नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ टीचिंग के वो स्टैंडर्ड्स नहीं है कि बच्चों को ऐसे ऐसे प्रिटेंड किया जाए या ऐसे कोई चीज प्रेजेंट की जाए कि बच्चों को लगे यार वाह, बस ये है सारा कुछ, बस। बच्चों को क्या